हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम ACC1 का जो जून 2020 का पेपर है उसके आंसर आपको बता रही हूँ मैं। तो इसमें किस तरह से आएगा कि इसमें देखिए 3 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न कंपलसरी रहेगा और बाकी के जो प्रश्न रहेंगे 5-6 जितने भी हों उनमें से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब पहले प्रश्न के कितने भी भाग हो वो आपको सारे करने हैं। यानी देखिए पहले का क है, ये भी, और ख भाग है ये भी, ये दोनों तो करने ही हैं, ये अनिवार्य हैं। और बाकी के जो प्रश्न बच गए इनमें से कोई 4 करेंगे, यानी कि टोटल आपको 5 करने हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आंसर समझा देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ना आइडिया रहेगा कि इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं। अब पहला प्रश्न है कि नीचे खेल क्रियाओं की सूची दी गई है, तो हमें बताना है कि किस खेल क्रिया से कौन सा विकास होता है, किस क्षेत्र में बच्चे का विकास होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, धागे में मोती पिरोना, इससे क्या कौन सा विकास होगा बच्चे का? सूक्ष्म क्रियात्मक विकास हो रहा है इससे। तो अभी नेक्स्ट हमें इनके सबके बताना है। तो पहला गतिरोध बाधाओं के ऊपर से कूदना, तो इसके लिए आप लिख देंगे इसमें बच्चों का स्थूल क्रियात्मक विकास हो रहा है, क्योंकि बच्चे के ऊंची दौड़ जिसे बोलते हैं ना, जैसे कि कोई बीच में गतिरोध लगा देंगे, जैसे कि थोड़ा कुछ बैरियर लगा दे और फिर बच्चे उस पर से कूदते हुए दौड़ते हैं, तो वो वाला। तो उससे क्या बच्चे का स्थूल क्रियात्मक विकास होगा। बाल कविताएं गाना, इनसे बच्चों का भाषाई विकास होगा, इसमें आप भाषाई विकास लिखेंगे। भूमिका अभिनय, भूमिका अभिनय में बच्चों का भाषाई विकास और संज्ञानात्मक विकास भी होता है, क्योंकि भूमिका के लिए क्या बच्चों को याद करना पड़ता है, और साथ में बच्चों का क्या भाषाई विकास होता है। बच्चे बहुत सारी मतलब बोल के भूमिका करते हैं ना, अदा करते हैं, तो बच्चों का संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास और भाषाई विकास होगा इसमें। नेक्स्ट, समान आकृतियों वाले कार्डों को मिलाना, इसमें बच्चे का संज्ञानात्मक लिख सकते हो, संज्ञानात्मक विकास होगा। जो समान आकृतियों के कार्ड जो मिलाते हैं ना उसमें। नेक्स्ट है ड्राइंग, ड्राइंग करना में सूक्ष्म क्रियात्मक विकास लिखेंगे। कहानी सुनाना में बच्चे का भाषाई विकास और कल्पना शक्ति बढ़ती है, तो उसमें संज्ञानात्मक विकास भी साथ में लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भाषाई विकास होता है कहानी सुनाने में। नेक्स्ट है छड़ों को सबसे छोटी से बड़ी के क्रम में रखना, इसमें बच्चे का कौन सा विकास होगा? इसमें बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है, और साथ में आप संज्ञानात्मक विकास भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ में लिखेंगे। गुटकों के साथ संरचनाएं बनाना, इसमें बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा। झूले पर चढ़ना और नीचे फिसलना, इसमें बच्चे का स्थूल क्रियात्मक विकास होता है। चित्र, कार्ड में दिखाए गए चित्र का वर्णन करना, इसमें बच्चे का भाषाई विकास होता है, भाषाई विकास, और साथ में आप संज्ञानात्मक विकास भी लिख सकते हैं। बाकी इसमें मुख्य रूप से बच्चे को कोई भी, जैसे हम चित्र दिखाएंगे और उससे पूछेंगे इस चित्र के बारे में आप कुछ 5 शब्द बोलिए, 6 शब्द बोलिए, तो उससे बच्चे का भाषाई विकास होता है। तो यहाँ पे ये पहले का क भाग हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पहले का ख, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, यानी कि ये 5 चीज़ें दी गई हैं, इनकी हमें परिभाषा बतानी है। तो इसमें ये 5 दिए गए हैं, तो 2-2 नंबर के हैं पाँचों, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 4-5 लाइन का इसकी परिभाषा लिखनी है। तो हमें पहले बताना है शैशवावस्था क्या है। तो शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर बच्चे के जो 2 साल होते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के समय को शैशवावस्था कहते हैं। इसमें बच्चे जो शिशु होता है, तो शिशु पूरी तरह से अपनी ज़रूरतों के लिए पालनकर्ता के ऊपर निर्भर रहता है, और धीरे धीरे वो अपने ऊपर निर्भर होना सीख जाता है, लेकिन सबसे पहले वो शैशवावस्था में अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। इसमें इस अवस्था में जन्म के बाद क्या, इस अवस्था में बच्चे की गति सबसे तेज गति से होती है। जो शैशवावस्था होती है ना, इसमें बच्चे की जो वृद्धि होती है वो सबसे तीव्र गति से होती है, वृद्धि और विकास दोनों तीव्र गति से होता है शैशवावस्था में। और शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का समय। तो इसमें
बस यही लाइन लिखनी है आपको, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है कि बच्चे की जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो आयु होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। और इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहता है। हालांकि इसमें ये भी लिखना है कि हालांकि इसमें क्या रहता है कि जैसे और जैसे कि बच्चे बड़े हो जाए, शाला पूर्ण हो जाए ना, उनकी तुलना में, आगे की तुलना में बच्चे का जो वृद्धि और विकास होता है इस अवस्था में बहुत तेज गति, सबसे तेज गति के साथ होता है। तो ये शैशवावस्था हो गई। नेक्स्ट में बताना खेल क्या है। खेल, खेल की परिभाषा में लिख देंगे कि खेल एक प्रेरणात्मक आनंदमयी शक्ति है जो बच्चों को शक्ति, स्फूर्ति और कौशल प्रदान करती है। ठीक है, इसमें आपको इतना याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इसकी परिभाषा होती है हमसे वो पूछी गई है, तो हमें आप लोग ये याद करके वही परिभाषा लिखनी है कि खेल जो होता है वह वो एक प्रेरणात्मक और आनंदमयी शक्ति है जो बच्चों को शक्ति, स्फूर्ति और कौशल प्रदान करते हैं। यह एक जन्मजात, स्वतंत्र, रचनात्मक, स्फूर्तिदायक, आनंददायक क्रिया होती है। या फिर इसमें एक दो जैसे खेल की परिभाषा दी गई है। यह एल एन मान के द्वारा खेल रचनात्मक कार्य का प्रबल प्रदर्शन है। तो ये आप याद कर सकते हैं, एक बार दोबारा से सुन लीजिए। खेल, एल एन मान के अनुसार खेल रचनात्मक कार्य का प्रबल प्रदर्शन है। वैलेंटाइन ने भी खेल के बारे में कहा है कि खेल एक प्रकार से आनंद प्राप्ति का मार्ग है। तो ये 2-3 परिभाषाएं हैं, आपकी बुक में आपने पढ़ी भी होंगी, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं परिभाषा कि वैलेंटाइन ने कहा है कि खेल एक प्रकार से आनंद प्राप्ति का मार्ग है, और एल एन मान ने कहा है कि खेल रचनात्मक कार्य का प्रबल प्रदर्शन है। और मेनली इसकी परिभाषा है कि खेल जो होता है प्रेरणात्मक, आनंदमयी शक्ति है जो बच्चों को शक्ति, स्फूर्ति और कौशल प्रदान करती है। तो 2-3 बार मैंने रिपीट कर दिया है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें बताना है स्थूल क्रियात्मक विकास क्या होता है। स्थूल क्रियात्मक विकास का मतलब होता है जो बच्चों की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें होने वाली जो गति होती है वो होते हैं स्थूल क्रियात्मक विकास। यानी कि वे जो क्रियाएं जो बच्चों के जो शारीरिक अंग होते हैं उन क्रियाओं से शारीरिक अंगों को गति मिलती है। जैसे बच्चे का दौड़ना, भागना, कूदना, इससे क्या बच्चे के शरीर के जो अंग होते हैं उनका विकास हो रहा है, तो वो स्थूल क्रियात्मक क्रियाएं कहलाती है। तो स्थूल क्रियात्मक विकास का मतलब है मांसपेशियों में आने वाली गति, यानी कि वे क्रियाएं जिनमें बच्चों के शारीरिक अंगों को गति मिलती है। स्थूल क्रियात्मक क्रियाएं जो होती हैं उनमें शारीरिक विकास जो होता है वो तेज गति से होता है। ये क्रियाएं हो सकती हैं जैसे बच्चा घुटनों पे चलता है, रेंगना है, दौड़ना, उछलना, भागना, ठोकर मारना, धक्का मारना, ये सारी स्थूल क्रियात्मक क्रियाएं हो गई। तार की भाषा क्या है। तार की भाषा होती है जो बच्चे 2 शब्दों के जो वाक्य बनाते हैं, छोटे छोटे जो स्वर और व्यंजन के मेल से 2 जो अक्षर होते हैं, 2 शब्द होते हैं, उनका एक वाक्य बनाते हैं। जैसे मामा, चाचा, दुद्दू, खाना, खाना खाया, इस तरह से जो बच्चे वाक्य बनाते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको तार की भाषा कहते हैं। जैसे तार की भाषा में जितना हो सके उतना छोटा जैसे वाक्य बनाया जाता है ना, शब्दों के माध्यम से पूरे वाक्य को दर्शाया जाता है। ऐसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जो स्वर और व्यंजन के मिश्रण से जो 2 शब्दों का एक वाक्य सा बनता है, और उसी से बच्चे के अपने पूरा वाक्य या पूरी लाइन समझा देते हैं। जैसे अगर उसे खाना खाना हो तो बच्चा बोलता खाना, उसे नींद आ रही हो तो ये नहीं बोलेगा बच्चा कि नींद आ रही है, नहीं, वो सिर्फ ऐसे बोलेगा नीनी। तो ये होती है तार की भाषा। नेक्स्ट, बच्चों को अनुशासित करने का शक्ति केंद्रित तरीका। शक्ति केंद्रित तरीका का मतलब हो गया बच्चों के ऊपर के शक्ति प्रदर्शन करना। तो इसमें अनुशासन का ये शक्ति प्रदर्शित तरीके का मतलब हो गया। नेक्स्ट है अनुशासित करने का शक्ति केंद्रित तरीका। तो शक्ति केंद्रित जो तरीका होता है अनुशासित करने का, वो बच्चों को दंड देना हो गया। बच्चों से ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना होता है, जिसमें क्या करते हैं कि बच्चों के जो हम मौलिक अधिकार छीन सकते हैं। जैसे बच्चों को पार्क में खेलने नहीं जाने देंगे, उन्हें जैसे ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो बच्चों को चांटा भी रख सकते हैं। बच्चों को क्या शक्ति केंद्रित तरीके में माता पिता क्या करते हैं, उनको वो कार्य करने से रोकते हैं।
अब वो रोकते हैं लेकिन बच्चों को उसका कारण नहीं बताते कि आपने गलती की है, आप मत करो। लेकिन क्यों की है, आपने गलती जो की है इससे इसके क्या परिणाम हो सकते थे, वो नहीं बताते हैं। तो इसलिए क्या बच्चों को अपने अपनी शक्ति से बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इससे बच्चे क्या करते हैं, उस टाइम जब उन्हें डांट पड़ रही होती है तो उस टाइम तो बच्चे शैतानी करना रोक देते हैं, लेकिन बच्चे आगे फिर से वो शैतानी दोहरा सकते हैं, क्योंकि उनको ये पता चला है कि उस टाइम पता चला था कि ये नहीं करना, लेकिन ये नहीं पता चला कि उनके इस काम से, इस गलती से क्या नुकसान हो सकता था। तो इससे क्या बच्चे ढीठ हो जाते हैं एक टाइप से। तो इसमें माता पिता क्या बच्चों को डांट भी देते हैं, चाटा भी रख देते हैं, गुस्सा करते हैं, उन्हें अपनी कोई भी उनकी मनपसंद चीज़ नहीं देते। तो दंड के डर से बच्चों को डराना, ये होता है शक्ति केंद्रित तरीका। तो इसमें आप अपने हिसाब से इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 का क्या है, उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए कि व्यक्ति के जीवन के प्रारंभिक वर्ष जो होते हैं, प्रारंभिक वर्ष जन्म से लेकर 6 वर्ष तक महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। तो ये हमें बताना है, और जो बताएंगे हम उसके उदाहरण भी आप लोगों को लिखने हैं। तो हम बता सकते हैं कि जैसे जन्म के तुरंत बाद क्या है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो शैशवावस्था है, इस अवस्था में बच्चे का जो विकास होता है, शारीरिक विकास और वृद्धि होती है, वो सबसे तेज गति से होती है। तो उस टाइम बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शारीरिक रूप से भी और बच्चे का मानसिक रूप से भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि इस टाइम ये बच्चे का जीवन के लिए क्या निर्णायक अवधियाँ होती हैं। इस टाइम बच्चा बैठने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बच्चा तैयार हो रहा होता है। तो इसलिए बच्चे के लिए अवधियाँ निर्णायक, बच्चे के सामाजिक विकास के लिए ये टाइम इतना ज़रूरी होता है 6 साल के लिए, कि जैसे अगर बच्चा माँ के साथ लगाव स्थापित करता है, तो वो अगर अच्छा लगाव स्थापित करेगा तो बच्चा आगे जाके पिता से, परिवार में अन्य लोगों से, या फिर अड़ोस पड़ोस से लगाव स्थापित करेगा। तो उससे क्या बच्चे का सामाजिक विकास आगे ढंग से होगा। भाषाई विकास के लिए निर्णायक अवधियाँ होती है। इसमें क्या बच्चे को जैसे कि बच्चा बोलना, बबलाना, कूजन करना ही करना सीखता है। तो उसी टाइम अगर हम बच्चे को बोलने के लिए अवसर व प्रेरणा देंगे तो बच्चा क्या आगे बोलना स्टार्ट करेगा, आगे बच्चे का भाषाई विकास होगा। तो इसलिए ये टाइम बच्चे की भाषा के लिए भी ज़रूरी होता है। जो प्रथम वर्ष होता है वो जैसे 1 साल का होने तक बच्चा बोलना सीख जाता है, तो जब तक बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बाद में बच्चा जब शाला पूर्व केंद्र जाता है तो बच्चे के लिए हम क्या संज्ञानात्मक विकास के लिए हम बच्चों को प्रेरणा देते हैं। तो ये वर्ष भी बच्चों के लिए आगे जैसे स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों का, स्कूली शिक्षा के लिए जैसे बच्चे तैयार होते हैं, तो उससे पहले 6 वर्ष तक बच्चे जो प्ले स्कूल में जो हम बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए उस टाइम तैयार हो रहे होते हैं, हम बेस तैयार करते हैं बच्चों को। तो इसलिए ये टाइम भी बच्चों के लिए ज़रूरी है। शारीरिक विकास यानी कि बच्चे चलना दौड़ना, बच्चे के शरीर में मतलब शरीर की मजबूती, ये सब भी जो जन्म के 6 वर्ष होते हैं इन्हीं में तय हो जाती है बच्चे की। जैसे बच्चे का वजन है, कमज़ोर है बच्चा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान हम दे सकते हैं। ये अवधियाँ निर्णायक अवधियाँ होती हैं। जैसे बोलने के लिए पता है कि 12 महीने में बच्ची बोलेगी, तो उस टाइम हमें बच्ची के ऊपर ध्यान देना हम शुरू कर देंगे, उस टाइम तक नहीं बोलेगी। तो चलने के लिए मानते हैं हम कि 11 से 15 महीनों के बीच बच्चा चलता है, तो उस टाइम बच्चा अगर ढंग से नहीं चल रहा है, कोई समस्या, ज़्यादा टाइम लग गया, तो हम ध्यान दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, ये मुख्य चीज़ें हैं जो बच्चे के जन्म से लेकर 6 वर्ष तक बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगे जाके बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, स्थूल क्रियात्मक विकास, इन सब चीज़ों में बच्चे के काम में आती हैं। और इनके आप 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। छोटे बच्चों की क्या ज़रूरतें होती हैं, वर्णन कीजिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या है, कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती है जो उनको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बच्चा जो होता है ना, छोटे बच्चे वो अपने पालनकर्ता पे निर्भर होते हैं। जब तक वो खुद अपने अपने आप को संभालने लायक नहीं हो जाते, जब तक चलने लायक नहीं हो जाते, तब तक क्या पूरी तरह से वो पालनकर्ता के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। और चलने क्या, जैसे 5 या 6 साल तक बच्चे किसी न किसी चीज़ के लिए पालनकर्ता पर ही निर्भर रहते हैं। वो अपना खाना खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, नहलाने, किसी सेफ जगह पे सुलाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पालनकर्ता पे निर्भर होते हैं। और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो
थोड़े बहुत पालनकर्ता के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, वो अपने पड़ोसी के घर में आने जाने लग जाता है अकेला, बट अगर वहीं उसे मार्केट जाना पड़ जाए कहीं, तो वो नहीं जा पाएगा, वो पालनकर्ता का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के जा सकता है। तो इस तरह से क्या, वो पालनकर्ता, वो उस काम स्वयं करने लग गया है, लेकिन फिर भी वो पालनकर्ता के ऊपर निर्भर है वो काम और अच्छी तरह से करने के लिए। तो इस तरह बच्चा पालनकर्ता के ऊपर निर्भर रहता है। तो इन चीज़ के लिए, इसके लिए क्या, बच्चा और भी कुछ कई चीज़ें हैं जो बच्चे को ज़रूरत होती है। तो वो होता है जैसे बच्चे को प्रेरण की ज़रूरत होती है, यानी प्रेरण का मतलब हो कि किसी चीज़ के लिए हम बच्चे को प्रेरित करें। जैसे कि बच्चा बोलना सीखता है, तो बोलने के लिए बच्चा कूजन करेगा, बबलाएगा, भलालाप करेगा, तो उस टाइम बच्चे को प्रेरण की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्ची बोलना ढंग से शायद हो सकता है सीख ना पाए। बच्चे को हम किसी भी चीज़ के लिए क्या प्रोत्साहित करते हैं, उससे बच्ची को क्या पता चलता है कि हाँ, हम उन्हें ना उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें समझा रहे हैं। अब तो बच्चा भी उस चीज़ के प्रति अनुक्रिया दिखाता है। बच्चे में जैसे कि धीरे धीरे बच्चे क्या करते हैं, एक चीज़, कोई भी चीज़ बच्ची को दिखेगी तो पहले बच्ची खेल के लिए उसे बस उठा लेते हैं, बाद में उसका अन्वेषण करने लग जाती है, फिर उसके बाद क्या हमसे पूछने लग जाती है ये क्या है क्या है। तो ये अगर हम उन्हें बताएंगे तो हम उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन हम अगर बच्ची को अपनी तरफ से कुछ बोले ना, बच्ची पूछती भी रहे हैं ना, तो बच्ची को हम नकारात्मक प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये चीज़ के बच्ची को प्रेरणा की ज़रूरत होती है कि ये चीज़ कैसे हो रही है। तो ये बच्चे की आवश्यक, छोटे बच्चे की ज़रूरत होती है जो हमें पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट होता है बच्चे को स्नेह व परिपोषण की आवश्यकता भी होती है। जैसे कि स्नेहमयी जो पालनकर्ता होते हैं वो बच्चों को जिस तरह से रखते हैं ना, तो उससे बच्चों का आगे जाके सामाजिक विकास अच्छे से होता है। स्नेहमयी व पारिपोषिक जो पालनकर्ता होता है उसका मतलब होता है बच्चे जो बच्चों की जो ज़रूरतें होती है उनके ऊपर पालनकर्ता ध्यान दे रहा है, बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी बात ढंग से सुन रहे हैं। ये सारे के सारे बच्चे को क्या, बच्चे के मन में लगाव सा, स्नेह सा स्थापित करते हैं। इसमें ये बच्चे के विकास में भी सहायक होते हैं। बच्चा जो होता है उसमें सामाजिक व भावात्मक विकास है ना, उसके लिए स्नेह व परिपोषण की जरूरत पड़ती है। शिशु को पालनकर्ता के साथ इसी के लगाव होता है, फिर इसके बाद वो आगे जाके भावी संबंधों को बढ़ाता है, वो आगे जाके सामाजिक बनाता है बच्चों को, तो इसलिए भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इस टाइप से बच्चों को क्या, स्नेह व परिपोषण की भी आवश्यकता होती है। तो ये छोटे बच्चों की ज़रूरतें हो गई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 का क्या, पियाजे द्वारा वर्णित शैशवावस्था में विचार शक्ति यानी कि संज्ञान की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप जो पियाजे ने जो पहली और दूसरी और तीसरी जो उपावस्था बताई है ना, तो वो आप लिख सकते हैं। तो पहली में विचार शक्ति की क्या है कि इसमें जैसे एक बच्ची होती है, बच्ची को कोई सिखाता थोड़ी ना है बच्ची को दूध पीना, जन्म के तुरंत बाद बच्ची के मुंह में जैसे निप्पल लेते तुरंत उसे चूसना शुरू कर देती है। तो क्या है, ये बच्ची की एक विचार शक्ति है, बच्चे का संज्ञान है। बच्ची चूसना शुरू कर देती है, जब दूध आता है तो बच्ची को लगता है कि हाँ, ये ऐसे करने पे मेरी भूख शांत हो सकती है। तो ये बच्ची की विचार शक्ति है, ये बच्ची की पहली उपावस्था कहलाती है, विचार शक्ति की पहली उपावस्था कहलाती है। बच्चे इसमें क्या, शिशु इसमें चूसने की क्रिया जो होती है वो उंगली जैसे बच्चे के मुंह में देते हैं तो उसे भी चूसने लग जाता है ना, चूस नहीं देते, चादर का कोना देते, लेकिन फिर धीरे 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 क्या बच्चे को पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें ना, इन्हें मुंह में लेने से दूध नहीं आता है ना, ये मतलब चूसने की शुरुआत होती है। तो ये चीज़ क्या हो गई, बच्चे की सोचने की क्षमता को हमें बताता है। दूसरी जो विशेषता है वो होता है कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेने लगते हैं। जैसे कि बच्चे क्या, इस टाइम आंखें, जैसे कि कोई भी शोर होता है, कोई आवाज़ होती है, उस साइड ही आंखें घुमा के देखने लग जाते हैं। तो ये भी बच्चों की क्या विचार शक्ति दिखाती है। कोई भी हिलने डुलने वाली चीज़ें होती हैं, ये इस टाइम बच्चे को आकर्षित करती है। बच्चे के ऊपर जैसे हम बच्चे के पालने के ऊपर कोई झूला लगा देते, झूमर लगा देते, वो घूमते तो वो बच्चों को आकर्षित करती है। तो ये भी बच्चे की विचार शक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट तीसरा हम कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब हिलती डुलती है तो बच्ची भी उसके जैसे कि अपने, जैसे बच्चे की झूले के ऊपर गुड़िया लगा दी हमने,
और बच्ची ने अपना पैर मारा और वो गुड़िया हिलने लग गई, या फिर उसके ऊपर एक झूमर लगा दे वो हिलने लग गया, तो थोड़ी देर वो हिलेगा, बच्ची उसे गौर से देखेगी, जब वो रुक जाएगा तो बच्ची फिर से पैर मारेगी, फिर वो हिलेगा, फिर थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। तो क्या बच्ची को समझ आ गया कि मैं पैर मार रही हूँ तो ये जो झूले के ऊपर ये झूमर है ये हिल रहा है, या फिर ये जो डॉल है ये हिल रही है। तो बच्ची को क्या विचार शक्ति है, बच्ची में ये विचार आने लग जाता है, बच्ची का संज्ञानात्मक विकास का मतलब होने लग जाता है। तो ये एक तीसरा उदाहरण है, तीसरी विशेषता है कि बच्ची को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हर चीज़ को, जैसे बच्चे पहले ध्यान से देखते हैं, फिर उसे कारण व कार्य होता है ना, मतलब बहुत बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें क्या बच्ची को पता लगने लग जाती हैं। तो ये एक उसकी विशेषता हो गई कि बच्ची को पता लग जाता है कि वो मतलब उस वो जो खुद कुछ कर रही है ना, कार्य कर रही है, उसका किसी और चीज़ पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बच्ची की विचार शक्ति की तीसरी विशेषता है। यहाँ पे 3 प्रश्न तीसरे का कै तक हो गए। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसके आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।